वेलकम टू इंग्लिश आउल। देश भ्रमण में आज आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर सेक्शन में हम बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा में जो 3 फॉर्म बिल्स पास हुए हैं। काफी रकस, काफी उपद्रव, शोर शराबे के बीच में फाइनली राज्यसभा ने इन बिल्स को पारित कर दिया। हम देखेंगे कि वो क्या बिल्स हैं, क्या वो किसान के फेवर में है या अगेंस्ट में है। लेकिन इसके साथ एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरे पास कई सारे अखबार पड़े हुए हैं जिसको आज मैंने पढ़ा। उसमें एक खबर के बीच में मेरी नजर गई थी जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि कैसे आप देख सकते हो, इसकी कटिंग हम आपको देंगे कि कुछ किसानों ने अपने खेतों से फसल को डायरेक्ट मार्केटिंग की है। मैं आपको बता दूं, इस देश में, जिस देश में हम रहते हैं, 70 सालों से बहुत से रूल बनते हैं लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। बहुत से रूल, कानून बनते हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। एमवी एक्ट, आपको याद होगा, मोटर व्हीकल एक्ट जब बना था तो आपके फाइन्स को 10 गुना बढ़ा दिया गया और ऐसा लगा कि लोग बाग रोड पे जो रूल फॉलो नहीं होता है वो फॉलो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन तब की स्थिति भी वही है, आज की स्थिति भी वही है। लोग बाग बिना हेलमेट के घूमते हैं और ट्रैफिक रूल आज भी फॉलो नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसान हो, आप अन्नदाता हो इस देश के, अगर आप खुद जागृत नहीं होगे, आप खुद अपने लिए क्लेम नहीं करोगे, आप खुद आगे बढ़कर अपने रास्ते तैयार नहीं करोगे तो सरकार नहीं बनाएगी। इस देश में बहुत से कानून बनते हैं लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन फॉलो नहीं होता। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो जो फॉर्म बिल्स नए नए आए हैं उनके क्या नियम है, क्या उसके डर हैं, आपका डर मेन क्या है। वैसे 3 डर उसमें मेन है। एक है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और तीसरा एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का। ये तीनों हम डिटेल में देंगे आपको और इसके पूरे हमारे बनाए हुए नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप इसको डाउनलोड करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देख सकते हो कि क्या क्या आपके किसानों के फेवर में है और क्या क्या किसानों के अगेंस्ट में है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे देश में 86%, 86% किसान वो हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर यानी लगभग 30 बीघे की खेती है और बाकी 14% किसान वो हैं जिनके पास 30 बीघे से ऊपर की खेती होती है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से ये बिल जो है अमूमन जो छोटे और मझोले किसान हैं, यानी जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की जमीन है, उनके लिए ये फायदेमंद साबित होने वाली है और बड़े किसानों के लिए शायद ये फायदेमंद साबित नहीं होने वाली है। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो कमीशन एजेंट को और जो मिडिल मैन है, यानी जो बिचौलिए होते हैं, आड़ती जो होते हैं एपीएमसी मंडीज में, उनको होने वाला है। ये सरकार के हिसाब से है। इसके बीच आप देखो तो हरियाणा में और पंजाब में इसका घोर विरोध चल रहा है, बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में और उड़ीसा में कुछ राज्यों में इसका सपोर्ट भी किया है। कुछ कृषि संगठनों ने इसका सपोर्ट भी किया हुआ है। बीजू जनता दल की माने तो वो पहले से तो इसको विरोध में थे, लेकिन राज्यसभा में जब वोटिंग हुई है तो उसको उन्होंने फेवर में दिया हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है दिस बिल लुक्स गुड इन इंटेंट, यानी विचारों में अच्छा है लेकिन इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं की गई है। तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसको खारिज कर दिया हुआ है कि सारे जो डाउट्स हैं किसानों के, सारे अप्रीहेंशन बेकार हैं और ये गुड इंटेंट भी है और इंप्लीमेंटेशन भी इसका अच्छा है। मैं आपको बता दूं वो 3 बिल मेनली कौन से हैं। पहला अग्री मार्केट बिल, जिसको लेके सबसे ज्यादा डर है किसानों के अंदर। दूसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल और तीसरा इसेंशियल कमोडिटीज बिल। डर जो है वो आपका एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे है। दूसरा एपीएमसी मार्केट का रोल खत्म हो जाएगा और राज्य सरकार जो मंडी कर वसूलती है उनका रोल खत्म हो जाएगा। तीसरा, आज तक हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं कि इस गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हुई है। पहली बार ऐसा होगा इस बिल के कानून बनने के बाद कि कॉर्पोरेट हाउसेस की एंट्री हो जाएगी आपके फार्मिंग पे। तो इसका क्या परिणाम हो सकता है और क्या यह बिल वाकई किसानों के लिए मुश्किल है या उनके फेवर में है, आइए हम देखते हैं डिटेल में। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि जो डिपेंड करती है वो मानसून के सीजन पे डिपेंड करती है। इसके अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में अक्सर आप सुना होगा कि बाढ़ का खतरा हमेशा रहता है। ठंड के सीजन में पाला और ओस की वजह से भी फसलें नुकसान होती है। तो जो सबसे ज्यादा डर है किसानों को वो इस बात का है एमएसपी का। एमएसपी क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसको मिनिमम गारंटी प्राइस भी आप कह सकते हैं या मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कह सकते हैं। यानी किसी भी स्थिति में वो मिनिमम अमाउंट जो सरकार वादा करती है किसानों से आपको देने का, ये सबसे पहला डर है किसानों का। इसके साथ में आपको बता दूं एपीएमसी, जिसका नाम आपने कई बार सुन लिया, इसका नाम क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो दिल्ली में आजादपुर मंडी में है और मुंबई में ये पाम बीच रोड पे नवी मुंबई में है। ये वो जिम्मेवार होती है जहां से आप उस
शहर के बाकी जगहों पे अनाज डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी किसान अपने फसल को, बहुत ज्यादा किसान होगा, वो कहाँ किसको बेचेगा, उसके पास कोई माध्यम नहीं है बेचने का, तो किसान वो फसलों को एपीएमसी मार्केट में दे देता है। इस एपीएमसी मार्केट का कंट्रोल होता है राज्य सरकारों के ऊपर, और राज्य सरकार आपको आने से पहले मंडी कर वसूलती है किसानों से। इसमें एंटर करने के बाद आपको बहुत से आड़ती मिलते हैं, कमीशन एजेंट मिलते हैं और मिडिल मैन मिलते हैं, और वो बीच में आपका पैसा खा जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामान का डायरेक्ट पैसा आपको मिल जाए तो आपका शायद फायदा होगा। तो ये सरकार कहती है, ये बिल ऐसा कहता है कि इसमें मिडिल मैन का, कमीशन एजेंट का रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन राज्य सरकारों का दबदबा एपीएमसी पे बना रहेगा। ये बिल ये भी कहता है कि आपके पास फ्रीडम होगा। मेन पॉइंट इसका यही है कि आप बाध्य नहीं हो कि अपने राज्य के एपीएमसी मार्केट में ही आपको बेचना है, आप किसी दूसरे प्रदेश में भी जाके अपने अनाज को बेच सकते हो। तो जहां आपको अच्छा प्राइस मिल सकता है वहां आप अपने अनाज को बेच सकते हो। दूसरी चीज, ये आपको ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को बचाने की भी बात कहती है कि इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा, आपके पास कंप्यूटराइज्ड होगा, आप अपने प्रोड्यूस को कंप्यूटराइज्ड मैनर में अच्छे दाम में बेच सकते हो। तो आप, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का और कम्यूटेशन का पैसा बच जाता है तो वो पैसा आपके फायदे के लिए आता है। तो सरकार का इसमें कहना है, सरकार का जो क्लेरिफिकेशन है वो कहता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो आपकी एज इट इज रहेगी, और एपीएमसी पे जो राज्य सरकारों का कंट्रोल है वो वैसा ही बना रहेगा। बस जो मिडिल मैन और कमीशन एजेंट है वो रह जाएगा। इसके साथ मैं एक तथ्य और दे दूं, जब सरकार ने राज्यसभा में इस बात को रखा तो उन्होंने आंकड़ों की बात की, क्योंकि हम आंकड़ों से समझते हैं। सरकार के हिसाब से 2009 से 2014 के बीच में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया है, बीजेपी की सरकार में 2014 से 2018 के बीच में वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1.5 गुना ज्यादा दिया गया है, ऐसा सरकारी आंकड़ा कहता है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि 70 सालों में आप किसानों की स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है। अभी भी वो सुसाइड करते हैं, तब भी वो सुसाइड करते हैं। अगर आप अब भी सरकार के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया, आपको खुद लीड लेना ही पड़ेगा। अब हम इसमें देखते हैं, यानी जो पहला बिल था एग्री मार्केट बिल, इसमें डर क्या है? पहला डर, राज्य सरकारों को डर है कि उनके राज्य का जो किसान है वो एपीएमसी मार्केट में आता है, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो अगर उनका किसान जिसके पास फसल ज्यादा है वो एपीएमसी कमेटी के बजाय किसी और राज्य में चला जाता है तो उनका जो मंडी कर आता है वो खोने का डर है। दूसरा डर, जैसा कि मैंने बताया, अगर मिडिल मैन और कमीशन एजेंट आड़ती चले गए तो उनका क्या होगा। तीसरा, सरकार ने पहले बिल में कहा है कि किसानों को एक राइट होगा कि वो अपने प्रोड्यूस को मार्केटिंग कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, और उनको एपीएमसी जाने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास पहले से ही एक पोर्टल है जिसपे कोई भी किसान अपने सामानों को दिखा के उसकी प्राइसिंग कर सकता है, उसको बेच सकता है, जिसको हम बोलते हैं ENAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप अपने सामान को दिखा के उसको बेच सकते हो। तो जब सरकार के पास पहले से एक पोर्टल मौजूद था तो फिर नया बनाने की जरूरत क्या थी? पहला क्वेश्चन तो किसानों की ये क्वेश्चन है। लेकिन सरकार का कहना है कि ENAM एज इट इज रहेगा। और जो चौथा डर है, जो किसानों का सबसे बड़ा डर है, कि क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको मिनिमम गारंटी प्राइस भी कहते हैं, क्या वो खत्म कर दिया जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद आके कईयों बार ये बोला हुआ है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी मिनिमम गारंटी प्राइस नहीं खत्म किया जाएगा, लेकिन ये भविष्य के गर्त में है कि वो खत्म किया जाएगा या नहीं खत्म किया जाएगा। तो ये मेन उसके अपोजिशन थे जिसकी वो बात कर रहे थे। सरकार ने इस बात का पुरजोर सपोर्ट किया हुआ है कि ENAM खत्म नहीं होगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से किसानों को फायदा होगा और उनके सामानों का दाम ज्यादा मिलेगा। मैं आपको कुछ सरकारी आंकड़े दिखा दूं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सरकार ने कहा है कि रबी सीजन में सरकार ने 1,13,000 करोड़ रुपए किसानों को MSP पर दिए गए, जब उन्होंने गेहूं, तिलहन, दाल खरीदे, जो कि पिछले साल से 31% ज्यादा है। यानी इस सरकार का कहना है पेपर में आंकड़ों के हिसाब से कि 1,13,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि पिछले साल से 31% ज्यादा है। अब मैंने आपको बता दिया है कि ये MSP की बात बार बार कर रहे हैं, बार बार MSP है, मेन डर जो MSP का है और APMC का है। तो MSP होता क्या है, मैंने बता दिया कि भारत मानसूनी देश है, तो जहां पर डर रहता है तो मिनिमम लागत मूल्य आपको दिया ही जाएगा किसी भी नुकसान या किसी भी अवस्था में। तो एग्री मार्केट बिल का जो 2 टॉकिंग पॉइंट था वो था MSP और APMC। अब हम दूसरे बिल की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल।
ये इस बिल से कॉरपोरेट हाउसेस का आपके खेतों तक आना तय हो जाएगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भारतीय किसानों की स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि कॉरपोरेट हाउसेस एंटर ना करें। ये देखने वाली बात है। अब कितनी समझदारी से किसान सीधे साधे हैं, उनको नेगोशिएट कर पाते हैं, ये डिपेंड करेगा। तो आइए देखते हैं कि ये बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। इस बिल के हिसाब से आप किसी तयशुदा कीमत पर किसी बिजनेस हाउसेस को, किसी कॉर्पोरेट हाउसेस को, किसी स्पॉन्सर्स को आप अपना खेत किसी टर्म के लिए दे सकते हो और वो आपकी लागत का फायदा आपको देंगे। लेकिन वो तयशुदा कीमत तय कौन करेगा? आप तय करोगे या किसान तय करेंगे? आप छोटे किसान हो तो जो स्पॉन्सर्स हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनका दबदबा होगा। लेकिन सरकार इसके लिए मना कर रही है कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज मैं बता दूं, दूसरा सरकार का कहना यह है कि जो छोटे और मझोले किसान हैं, जो मैंने पहले बताया, जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की भूमि है, जिसकी संख्या हिंदुस्तान में 86% है, यानी बहुत बड़ा वर्ग जो है वो ऐसे हैं किसान जिनके पास लगभग 30 बीघे या उससे कम की जमीन है। ऐसे किसानों को एग्रीगेशन के माध्यम से फायदा मिलेगा, यानी उनकी जमीन को इकट्ठा करके आप किसी कॉर्पोरेट हाउसेस को तयशुदा कीमत पर दे सकते हो। और इसमें स्पॉन्सर्स के इन्वॉल्वमेंट से आपको किसानों को फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी जो कृषि होती है वो डिपेंड करती है बारिश के मौसम पे। सर्दियों में कभी पाला पड़ जाता है, कभी ठंड बहुत पड़ जाती है, कभी बाढ़ आ जाता है। तो स्पॉन्सर्स के इन्वॉल्व होने से आपका रिस्क कम हो जाएगा और उनका रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन फायदे के केस में भी उनका फायदा ज्यादा होगा और आपका फायदा इसमें कम हो सकता है। दूसरी चीज, आधुनिक समय में एग्रीटेक मार्केट बहुत पॉपुलर हो रही है। मैं बहुत से ऐसे लोगों के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है जो विदेशों से MBA करके आते हैं और एग्रीटेक कंपनी खोलते हैं और यहाँ पे व्यापार करते हैं। तो सरकार ये भी कहती है कि हम एग्रीटेक कंपनीज, एग्रीटेक मार्केट डेवलप करेंगे, यानी एक टेक्नोलॉजिकल मीडियम से डेवलप करेंगे और आपका फायदा ज्यादा होगा। जब आपकी उपज ज्यादा होगी तो आपका फसल ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें आप स्पॉन्सर्स और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज या कॉर्पोरेट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के केस में सरकार की क्या सफाई है, क्या क्लैरिफिकेशन है जो सरकार दे रही है। पहली सफाई, उनका कहना है कि उत्पादन के लिए किसानों को अपनी पसंद का जो भी विक्रय मूल्य है, जो बेचने की दर है, वो खुद किसान तय करेगा कि उनकी फसलों की कीमत क्या जाएगी। दूसरी चीज, कमीशन एजेंट का जो रोल था वो ये था कि आपको अपनी फसल का भुगतान जल्दी से जल्दी हो जाए। तो सरकार कहती है कि इस नए बिल से आपको अपनी फसलों का भुगतान 3 दिन के अंदर हो जाएगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो डर है कि छोटे किसान जो है, जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की जमीन है, उनके पास तो कोई बड़ा उद्योगपति तो जाएगा ही नहीं, कोई कॉर्पोरेट हाउसेस, कोई बिजनेस हाउसेस तो जाएंगे ही नहीं। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि उनकी जमीन को इकट्ठा करने का प्रावधान भी है, क्योंकि जमीन को इकट्ठा करके दे दिया जाए। इसके अलावा 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा रहे हैं पूरे देश में। इन FPOs का काम यह होगा कि ये छोटे किसानों को एक साथ रखेंगे और उनके फार्म प्रोड्यूस के लिए बेहतर रेम्यूनरेशन यानी बेहतर प्राइसिंग की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा अगर विवाद की स्थिति आती है कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच में और किसानों के बीच में, तब क्या होगा? इस स्थिति का कहना यह है कि एक स्थानीय विवाद निवारण तंत्र होगा, यानी लोकल रीड्रेसल मैकेनिज्म होगा डिस्प्यूट के केस में, और आपको यानी किसानों को बार बार अदालत जाने की जरूरत नहीं होगी। और विवाद की स्थिति में जो ये तंत्र है, जो ये मैकेनिज्म है, यही विवाद यानी कॉर्पोरेट हाउसेज और किसानों के बीच में विवाद का निपटारा कर देगा। तो ये था कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग का बिल, जिसमें जो 2 मेन डर है वो ये है कि कहीं मेरी ओनरशिप तो नहीं खत्म हो जाएगी मेरी ही जमीन पे। अगर कोई छोटा किसान है तो क्या बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेज उनके पास आएगा या नहीं आएगा, और कीमत तो कौन तय करेगा। दूसरी चीज कि कॉर्पोरेट हाउसेज छोटे किसानों के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो मैंने सारे पॉइंट्स को एक एक करके आपको बताया और उसको बता भी दिया कि सरकार की क्लेरिफिकेशन इसमें क्या है। अब हम तीसरे बिल की बात करते हैं, इसेंशियल कमोडिटीज बिल। आपने अक्सर सुना होगा कि प्याज की कीमतों में, आलू की कीमतों में या टमाटर की कीमतों में या कोई भी ऐसे जरूरी सामानों की कीमतों में काफी बढ़ाव आ जाता है, काफी दाम बढ़ जाता है। तो कुछ चीजों को सरकार ने कहा है इसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए, यानी उनके दामों में बहुत ज्यादा बढ़ावा न हो सके। अब मैं बताता हूं कि वो बिल क्या है। सरकार कहती है इसेंशियल कमोडिटीज यानी जो इसेंशियल चीजें हैं उनकी सूची से अनाज, दलहन, तेल, बीज, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटा दिया जाए। इससे क्या होगा? इससे इनकी कीमतों को बढ़ने से रोका जा सकता है। सिर्फ युद्ध की स्थिति में इनकी कीमतों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसानों का डर यह है कि वो दाम कभी ट्रिगर होगा ही नहीं, क्योंकि वो दाम इतना ज्यादा होगा कि युद्ध की स्थिति में भी वो दाम कभी ट्रिगर हो ही नहीं सकता।
सरकार का कहना यह है कि इन सामानों को, जरूरी सामानों की वस्तु से, सूची से हटाने से क्या फायदा होगा। तो उनका कहना है कि इस प्रोविजन से प्राइवेट सेक्टर या जो एफडीआई है वो आएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और एफडीआई का इन्वेस्टमेंट का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिजनेस ऑपरेशन के लिए आसान हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगा इसेंशियल कमोडिटीज से, इन चीजों के निकलने से, या ये जो बिल है जिसको हम इसेंशियल कमोडिटीज बिल कहते हैं 2020, इससे इन्वेस्टमेंट आएगा और इससे फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, कोल्ड स्टोरेज और जो फूड सप्लाई चेन है, यानी आपका जो उपज है, जो कृषि उत्पाद है, वो सही जगह तक पहुंचे और जल्दी पहुंचे, इससे भी उसकी बेहतरी का फायदा होगा। इससे दोनों को ही, कंज्यूमर्स को और फार्मर्स को, प्राइस के स्टेबिलिटी, सबसे बड़ा जो फायदा है, प्राइस स्टेबल हो जाएगा, चाहे वो किसान हो चाहे वो कंज्यूमर्स हो, दोनों के लिए प्राइस की स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि स्टॉक होल्डिंग खत्म कर दिया जाएगा इन चीजों को लेकर, कि जब स्टॉक होल्डिंग नहीं होगा तो इन चीजों की कीमतें ऊपर नहीं जाएंगी। मुझे याद है सुषमा स्वराज की गवर्नमेंट प्याज की कीमतों की वजह से दिल्ली में चली गई थी। इसके अलावा ये एक कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट करेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, फार्म प्रोड्यूस के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि अक्सर सर्दियों के दिनों में हमने सुना हुआ है कि पंजाब और हरियाणा से जो स्ट्रबल, यानी जो खेती के बाद जो चीजें जलती हैं, उसके बाद दिल्ली में पोल्यूशन होता है। तो इनका ये कहना है कि जो इनका कृषि उत्पाद के बाद जो चीजें बच जाएंगी, उसका ये कुछ नवीनीकरण का या उसका कुछ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के बारे में भी ये बिल बात करता है। इसमें डर क्या है किसानों का? किसान भाई ये कहते हैं कि जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए जो प्राइस तय किया होगा वो कभी ट्रिगर ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका दाम इतना ज्यादा होगा कि वो कभी ट्रिगर ही नहीं करेगा और वो दाम हमेशा वही रहेगा। दूसरा, बड़ी कंपनियों को फ्रीडम होगा स्टॉक होल्डिंग का, यानी वो जो कमोडिटीज है उनको स्टॉक कर लेंगे। इसका मतलब है कि वो किसानों को टर्म्स और नियम कानून खुद तय करेंगे और किसानों का स्टॉक होल्डिंग में रोल कम हो जाएगा। तीसरा जो कहता है कि अभी जो रीसेंट बैन लग गया हुआ है प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर, इससे इस जो एसेंशियल कमोडिटीज बिल है इसके इंप्लीमेंटेशन में भी डाउट है। तो ये तीन जो मेन बिल थे जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया वो ये है। इसके साथ साथ इसकी सॉफ्ट कॉपी जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हमारी खुद की लिखी हुई है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक नोट्स के तौर पर काम आएंगे, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि हम 70 साल से इस देश की स्थिति को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है। जब तक खुद आप अपने लिए लीड नहीं लोगे, खुद अपने लिए आप चैलेंज नहीं लोगे तो नहीं होगा। इसी देश में बहुत से किसान ऐसे जिन्होंने खुद चैलेंज लिया और अपनी ही खेत से अपने फसलों को स्विगी और जोमेटो के थ्रू बिल्कुल घरों तक पहुंचा दिया और उनके बीच में मिडिल मैन का और कमीशन एजेंट का रास्ता खत्म कर दिया। तो ये न तो कोई भी सरकार आपका भला चाहती है, न तो कोई भला चाहता है आपका, सिर्फ आपका भला अपना खुद चाहते हो। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और खुद जीतेंगे।